गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनवरी 2023 की जो हम क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें आज लास्ट वीडियो हम कवर करेंगे, जिसमें हम अद्यतन सामान्य ज्ञान या मिसलेनियस जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, करंट जीके होता है, उसको कवर करेंगे। इसमें हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ पढ़नी है, जिसमें से आरएस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन हर बार आता है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो चर्चा में रही हों, इंपॉर्टेंट डेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, कुछ योजनाएँ, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो एसएससी बैंकिंग की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वाला लास्ट वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो फैक्ट्स है वो उनके एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय नियुक्तियों से। अच्छा, जो हमारी लास्ट हमने वीडियो बनाया था, इसके ऊपर ये री अपलोडेड वीडियो है, उसमें पता नहीं क्या दिक्कत हुई कि उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो उसको आज डिलीट कर दिया जाएगा और इस वीडियो को आपको जो है वो देखना है। इस मैगज़ीन का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ देखिए, NDIAC को लेकर के है। ये एक संस्था है जिसका नाम है न्यू दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। इसका नाम अभी हाल ही में बदल करके भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र रखा गया है। मध्यस्थता आप समझते हैं, आर्बिट्रेशन, जब दो संस्थाओं के बीच में मध्यस्थता करानी हो, दो इंस्टीट्यूट के बीच में मध्यस्थता करवानी हो, तो वहाँ कोई व्यक्ति जाके तो मध्यस्थता करेगा नहीं, तो किसी ऐसी स्वायत्त संस्था, स्वतंत्र संस्था की अपेक्षा की जाती है जो कि उन दोनों के बीच में मीडिएशन करवा सके। तो इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ में इस संस्था की स्थापना की गई थी और 2019 के अंदर इसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा भी दिया गया है। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये संस्था है। तो अब इस संस्था के अंदर देखिए 7 सदस्य होना अनिवार्य है। इसकी अध्यक्षता जो है, अब देखिए इतनी बड़ी संस्था है जो संस्थाओं के बीच में मीडिएशन, आर्बिट्रेशन करवा रहा है, तो उनकी जो अध्यक्षता है वो ऑफकोर्स किसी बड़े व्यक्ति को दी जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश होते हैं उनको ये जो है पद दिया जाता है। इसीलिए हाल ही के अंदर इसमें नियुक्ति की गई है अध्यक्ष की, और वो अध्यक्ष बनाया गया है न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता को। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नियुक्ति हो जाती है। और इन्होंने और क्या क्या काम किया वो छोड़िए, आप इतना ध्यान रखिएगा, NDIAC के हाल ही में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता को बनाया गया है। ठीक है, और इस संस्था के बारे में जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आपने गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, और हमने आई थिंक जो है पुरानी जो हमारी अगस्त वाली जो क्रोनोलॉजी थी उसमें हमने पढ़ा भी था कि गति शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात के वडोदरा में स्थापित किया गया है। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि जो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है गुजरात के वडोदरा के अंदर, जिसको नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन, हिंदी में भी वही बोलते हैं, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो है, इसको पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया था और उसके बाद में इसको जो है इसको जो है क्या कहते हैं, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में एक स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदलने का एक विधेयक पेश किया गया था। यानी विधेयक के द्वारा ये जो हमारा क्या कहते हैं राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था है, इसको क्या बना दिया गया, गति शक्ति विश्वविद्यालय बना दिया गया। अभी उसके अंदर जो चांसलर है और वाइस चांसलर है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर चांसलर, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो चांसलर किसको बनाया है, तो देखिए चांसलर बनाया है हमारे जो केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उनको बनाया गया है। ये पहले इसके चांसलर होंगे, कुलाधिपति होंगे। और जो IIT जोधपुर के प्रोफेसर मनोज चौधरी हैं, उनको इसका पहला कुलपति बनाया गया है, यानी वाइस चांसलर बनाया गया है। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो गुजरात के वडोदरा में स्थापित किया गया है। इसके कुलाधिपति या चांसलर किसे बनाया गया है, तो हमारे जो रेल मंत्री रहे थे अश्विनी वैष्णव, उनको बनाया गया है। और इसके वाइस चांसलर किसको बनाया गया है, तो IIT जोधपुर के जो प्रोफेसर है डॉक्टर मनोज चौधरी, उनको बनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नियुक्ति पर, और वो नेक्स्ट नियुक्ति है हमारी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को लेकर के, जिसको कहेंगे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। तो इसके अंदर जो है जो वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक है दिनेश कुमार शुक्ला, उनको 3 वर्ष की अवधि के लिए इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी कि इसका जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष का, वो 3 साल का ही होता है। और इससे पहले जो है जी नागेश्वर राव इस पोजीशन पे थे। तो ये याद रखिएगा AERB के बारे में, यानी कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के बारे में। ये 1983 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, यानी काफ़ी पुराना संस्थान है। और ये क्या करता है कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो है रेगुलेशन का काम करता है, नियामकीय कार्य जो है वो इसका है।
ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बॉम्बे में या मुंबई में इसका जो है वो मुख्यालय है। तो 3 नियुक्तियाँ हमने पढ़ी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियुक्ति के ऊपर, और ये तो बड़ी इजी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, एक नए जज अपॉइंट किए गए हैं। आपको पता है जजेस की नियुक्ति चीफ जस्टिस के जो कॉलेजियम सिस्टम है उनके द्वारा की जाती है, और वही चीफ जस्टिस जो है उनको शपथ दिलाते हैं। तो अभी जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता जो है उनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनाया गया है, ठीक है। और अभी इनके अपॉइंटमेंट से जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या है वो 28 हो गई है। इससे अब ये देखिए कि 34 संख्या हो सकती है, यानी कि अभी भी कम है। तो 28 जजेस हमारे पास अभी हाल ही में अवेलेबल है। और जो है सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु आपको पता ही है 65 ईयर्स होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप जानते होंगे इनको, ये है पीटी उषा, और ये भारतीय एथलीट है, स्प्रिंटर हैं, धावक हैं। और इनको अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी पहली महिला अध्यक्षा जो है वो चुना गया है। तो ये निर्विरोध ही निर्वाचित हुई हैं, तो काफ़ी एक गर्व की बात भी है ये। अब देखिए इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की देखरेख में ये चुनाव हुए थे, और इनको निर्विरोध जो है वहाँ अध्यक्ष चुना गया है। और 1960 के बाद पहली बार है कि कोई खिलाड़ी जो है वो IAO का अध्यक्ष बनाया गया है। उससे पहले जो है महाराजा यादवेंद्र सिंह जो है वो इसके अध्यक्ष थे, जो कि खुद एक खिलाड़ी हुआ करते थे। अब इनके कुछ अचीवमेंट्स देखते हैं, पीटी उषा के कुछ अचीवमेंट्स जो हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि RS मेंस का जो हमारा पेपर है जिसमें कि 20 मार्क्स का हमारा स्पोर्ट्स होता है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दो नंबर में पूछ सकते हैं वो। तो देखिए एशियन गेम्स में कई पदक जीते हैं। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर रही थी। इन्होंने एशियन गेम्स में कितने पदक जीते हैं? तो 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक इन्होंने भारत के लिए जीते हैं। 1982, 86, 1990 और 94 के एशियन खेलों में पदक ये जीत चुकी हैं, और इनके नाम पर एशियाई चैंपियनशिप में 14 स्वर्ण पदक जो है वो दर्ज हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जितने फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं उतना आप याद रखिए, ताकि एग्जाम्स में जो है मेंस आंसर राइटिंग में आपके ये काम आ सकते हैं। फिर देखिए ये है जो दिख रही है आपको, ये है मेघना अहलावत, और इनको TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्षा के रूप में चुना गया है। इससे पहले इनके खुद के जो पति हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे, वो इस पद पर थे। तो ये अभी जो है इनको अध्यक्षा बनाया गया है, और तो इसमें कुछ विशेष बात है नहीं। देखिए इससे पहले जो है एक न्यूज़ ये है कि TTFI जो है टेनिस फेडरेशन जो है, इसको दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था, और इसका कामकाज संभालने के लिए कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासकों को नियुक्त कर रखा था। और अभी हाल ही में इसके चुनाव करके मेघना अहलावत को इसका चीफ जो है या अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। फिर देखिए कि जो है नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसको चुना गया। अच्छा, अभी CET का जो पेपर हुआ था उसमें नाबार्ड के स्थापना का ईयर पूछा था उन्होंने। तो 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई, और नाबार्ड जो है वो उसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये क्या करता है? कृषि और जो रूरल एरियाज़ है उसमें डेवलपमेंट के लिए फ़ंड प्रोवाइड करता है इनडायरेक्टली, और ये जो है 100% जो है गवर्नमेंट ओन्ड एक संस्था है, यानी कि सरकार के द्वारा जो है इसका सरकार का जो अधिकार है वो इसके ऊपर है, और एक एक्ट ला करके इस संस्था का इसको स्थापित जो है वो किया गया था। तो ऐसी जो संस्थाएं होती है, जैसे नाबार्ड पे हर बार क्वेश्चन आता है किसी एग्जाम में भी, बैंकिंग का एग्ज़ाम देख लो आप, या SSC वगैरह का देख लो, अपने CET का पेपर है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, जिनको कि हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड के अभी नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है KV शाजी को। KV शाजी ये इनका नाम है, इनको भी इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। फिर देखिए एक और अपॉइंटमेंट है जो कि भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को लेकर के है, और इसके अंदर अभी नए अध्यक्ष बनाया गया राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। तो ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है ये भी एक स्वायत्त निकाय है, यानी ऑटोनॉमस बॉडी है, और इसको अभी हाल ही में बनाया गया था। हाल ही का मतलब 2005 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। C रंगराजन जो हमारे RBI के रहे हैं, जो है उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, और उनके कहने पर जो है उनके रिकमेंडेशंस पे या सिफारिशों पर जो है इस संस्था की स्थापना की गई थी। इस संस्था का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है, और इसके आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, तो ये ध्यान रखिएगा। राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो है इनको भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है उसका अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब हम चलते हैं कुछ भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए कि जो सुष्मिता शुक्ला है, इनको US का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये काफ़ी गर्व की बात है कि भारतीय मूल की एक महिला जो है सुष्मिता शुक्ला, उनको न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है।
और यह अब वह इस प्रतिष्ठित केंद्रीय बैंक की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी जो है वो बन गई है, यानी कि पावरफुल पोस्ट है जहाँ पर कि इनका अपॉइंटमेंट मिला है। तो नाम ध्यान रखिएगा, सुषमा शुक्ला इनका नाम है। फिर देखिए अत्यंत शरद कमल और लियू शिवेन, इनको ITTF एथलीट आयोग के संयुक्त अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो 2 अध्यक्ष बनाए गए हैं ITTF में। ITTF क्या है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने जो पढ़ा था ये भारतीय टेबल टेनिस संघ है, ये जो जिसमें ये मेघना अहलावत नियुक्त की गई हैं। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की। तो यहाँ पर जो शरद कमल अत्यंत है और चाइना की लियू शिवेन जो खिलाड़ी हैं, पहली बार है कि किसी खिलाड़ी को इसका जो है अध्यक्ष बनाया गया है, और एक महिला और एक पुरुष को जो है इसके रूप में चुना गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर चलते हैं। तो देखिए WHO में अभी चीफ साइंटिस्ट के रूप में जेरेमी फरार जो है उनको नियुक्त किया गया है। इन्होंने WHO ने अपने प्रमुख वैज्ञानिक या चीफ साइंटिस्ट के रूप में जेरेमी फरार को नियुक्त किया है। अच्छा, इसमें ये जो स्थान है ये हमारे लिए काम की बात इसलिए है क्योंकि ये जो जेरेमी फरार है ये सौम्या स्वामीनाथन का स्थान लेंगे, जो कि भारतीय हैं, और आपने MS स्वामीनाथन का नाम सुना होगा, उनकी ये बेटी हैं, तो उनका स्थान ये यहाँ पर लेंगे। अब देखिए WHO के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और डॉक्टर टेड्रोस अदनाम गेब्रियस जो है वो इसके महानिदेशक हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए यहाँ। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स की नियुक्ति या प्राइम मिनिस्टर्स की नियुक्ति हुई है उनको देखते हैं। तो सितवेनी राबुका जो है इनको फिजी के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, और 16 वर्ष में पहली बार है कि गठबंधन की सरकार जो है यहाँ पर बनी है। और ये जो नेता हैं सितवेनी राबुका, ये पीपल्स अलायंस के नेता हैं। ये राजनीतिक दल जो है इसके अंदर भी काफ़ी सारी पार्टीज़ ने जो है अपना गठबंधन किया है इस पार्टी के साथ में। तो इतना अपने को याद नहीं रखना, बस आप नाम ध्यान रखिएगा इनका। और इसमें एक चीज़ और है कि ये जो सितवेनी राबुका हैं ये इससे पहले जो है 1987 में तख्ता पलट भी कर चुके हैं। ठीक है, ये सेना के प्रमुख हुआ करते थे, आर्मी जनरल हुआ करते थे, और उन्होंने तख्ता पलट भी वहाँ पर किया है, यानी जुंटा गवर्नमेंट भी वहाँ पर रह चुकी है। फिजी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा है, जो फिजी आइलैंड्स में हमको देखने को मिलता है। अब आपका काम ये है कि आप नक्शा उठाएंगे और फिजी आइलैंड्स को लोकेट करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियुक्तियों को। तो इसमें तो मुझे एक ही नियुक्ति जो है इम्पॉर्टेंट लगी। यहाँ पर देखिए हंसराज गंगाराम अहीर जो हैं इनको अध्यक्ष बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, NCBC का। ठीक है, और ये 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 2018 में आया था, जो NCBC है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, इससे पहले संवैधानिक नहीं था, अभी इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। और NCBC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत पहले एक सांविधिक निकाय हुआ करता था। तो आप जो है ये 102वां संविधान संशोधन भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर पूछ लेते हैं कि इस संविधान संशोधन हाल ही में ही आया था, इसके द्वारा किस संस्था को स्थापित किया गया या किसको ऑटोनॉमी दी गई, ऐसा करके वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। तो हंसराज गंगाराम अहीर जो है कहाँ का अध्यक्ष बनाया इनको? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसका अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय जो नेता है, राजनेता है, उनकी अपॉइंटमेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि RS का जो 2021 वाला प्रीलिम्स था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक प्रेसिडेंट या वाइस प्राइम मिनिस्टर ऐसे कोई अपॉइंटमेंट हुई थी, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा था। तो एक बार हम देख लेते हैं किस किस की अपॉइंटमेंट्स है। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये अगर आपका मोस्ट रिसेंट अभी कोई एग्ज़ाम है एक महीने में, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर 6-7 महीने पुराना अगर आप ऐसा फैक्ट लेकर के बैठेंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है। रिसेंट अगर है तो आप उसको ज़रूर से जो है आपको उसको याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर जो है पेरू के राष्ट्रपति के रूप में डिना बोलार्ते जो है उनको अपॉइंट किया गया है, या अपॉइंट क्या कहेंगे, एक तरीके से इलेक्ट में है वो। अल्बर्टो ओटारोला जो हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है पेरू का। नताशा पिर्क मुसर जो हैं ये स्लोवेनिया के राष्ट्रपति बने हैं। सितवेनी रेबुका ये हमने पढ़ा था, फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पुष्प कमल दहल इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, इनको नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ये भी अंदाज़ लगाना बहुत ईजी है, प्रधानमंत्री बनाया गया इजराइल का। तो ऐसे क्वेश्चन तो वो नहीं पूछेगा, जिसको पता होगा इन सबको तो ये आता है। सोनेक्से सिफाडोने ये जो हैं लाओस के प्रधानमंत्री बने हैं।
अब चलते हैं कुछ ऑबिचुरीज़ के ऊपर। तो निधन में सबसे पहला है जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी जो मम्मी हैं हीराबेन, तो 100 एक शतायु उन्होंने पूरी की है। उसके अलावा सेकंड जो देखिए, सेकंड जो है फुटबॉल के एक दिग्गज खिलाड़ी है, लीजेंड कहेंगे जिनको कि उनका नाम है पेले, और ये जो है ब्राज़ील टीम के लिए खेला करते थे। 82 वर्ष की आयु में भी इनका हाल ही में निधन हुआ है, और एक लीजेंड को जो है पूरे विश्व ने खोया है यहाँ पर। तो इनका वास्तविक नाम जो है एंडरसन एरांटिस डो नेस्मिंटो है, और वैसे इनको जो है ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ फुटबॉल और किंग पेले के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम से जो है काफ़ी विश्व रिकॉर्ड्स है। 1363 गोल जो है मैच इन्होंने खेले हैं, और 1281 गोल जो है वो इन्होंने किए हैं। पेले को सन 2000 के अंदर फीफा ने प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का खिताब से नवाजा है। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी यानी कि सदी में ऐसा खिलाड़ी एक ही होता है। फिर देखिए, ब्राज़ील के जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया ताकि वे किसी विदेशी क्लब के लिए हस्ताक्षर ना कर पाएं, और 1995 से 98 तक ब्राज़ील के खेल मंत्री भी ये रहे हैं। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने इनको सदी का बेस्ट एथलीट जो है वो चुना है। तो ये सारे फैक्ट्स आप इनके बारे में जो है वो ध्यान रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर देखिए, पद्मश्री केशव मूर्ति जो है उनका निधन हुआ है। इन्होंने कर्नाटका की जो संस्कृति है गमाका, उसके लिए इन्होंने काफ़ी कार्य किया, उसको लोकप्रिय बनाया, और इनको पद्मश्री से सम्मानित जो है HR केशव मूर्ति, अच्छा हाँ, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा जो है 2022 में ही इनको सम्मानित किया गया था, और इनका मूल स्थान था होसाहल्ली, और यहाँ पर कई संगीत प्रतिभाओं के लिए इस जगह को जो है वो जाना जाता है। और कोई इम्पोर्टेंट जो हस्ती है उनमें से एक मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। डोमिनिक लैपिएरे जो है ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक हैं, और इनका हाल ही में जो है वो निधन हुआ है। और ये जो है फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय के लेखक हैं, और 2008 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो थोड़ा सा आप इसको नाम देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक और जो है जोगिंदर के अलग जो हैं, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। और इसके अलावा केंद्रीय योजना और कार्यक्रम विज्ञान ये काम की बात नहीं है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भारत से रहे हैं योगिंदर के अलग, ठीक है। और एक ऑबिचुरीज में है सुलोचना चौहान, जो कि एक मराठी लावणी गायिका हैं। इनको लावणी समर्दनी या लावणी की क्वीन भी कहा जाता है। तो इनको जो है 2022 में इनके इसी योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और 2012 में संगीत नाटक अकादमी से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। और जो 2010 में महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहला जो लता मंगेशकर पुरस्कार है, उसे इनको जो है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर हम चलते हैं चर्चित व्यक्तियों के ऊपर। तो दो चर्चित व्यक्ति हैं, एक तो दीपिका पादुकोण, जिनको कि अमेरिका की एक फर्नीचर कंपनी है जिसका नाम है पॉटरी बर्न। उनको जो ये कंपनी है, फर्नीचर कंपनी, ये अपना पहला स्टोर खोलेगी नई दिल्ली के अंदर, और अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्होंने दीपिका पादुकोण को जो है वो चुना है। फिर यहाँ देखिए रिचर्ड R वर्मा, ये कौन है? तो ये भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, और इनको अमेरिका की सीनेट के अंदर जो है प्रबंधन और संसाधन मामलों का विदेश उप मंत्री जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट बात है। वर्मा फिलहाल मुख्य विधिक अधिकारी और मास्टर कार्ड के में वैश्विक लोक नीति के प्रमुख हैं। और इम्पोर्टेंट बात तो हम यही ध्यान रखेंगे कि रिचर्ड R वर्मा को क्या बनाया गया है हाल ही में, अमेरिकी सीनेट के जो विभाग है उसमें प्रबंधन और संसाधन मामलों का विदेश उप मंत्री जो है वो नियुक्त किया गया है। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम थी वो थी इक्वलाइज, यानी समाज में असमानताओं को दूर करना। फिर देखिए 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है, और इसका जो थीम था वो था ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। फिर देखिए यहाँ पर 51वां भारतीय नौसेना दिवस, ये 4 दिसंबर को मनाया गया, और इसका थीम था स्वर्णिम विजय दिवस। और इसमें 1971 का जो हमारा वॉर है उसमें जो युद्ध में शामिल हुए जो हमारे सैनिक थे, उनकी भूमिका को याद करते हुए सबको सम्मानित किया गया है। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो जो स्वामी जी के जो अभी वो था सेव सॉइल वाला जो मूवमेंट है, उस चक्कर में हो सकता है कि मृदा दिवस के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए। तो सॉइल्स वहाँ गलत थोड़ा सा टिक हो गया, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, मृदा जिसमें अनाज उत्पादित होता है, ये इसका थीम था। फिर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस जो है उसको 6 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है, और भारत रत्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 67वां महापरिनिर्वाण इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अंतिम समय पर बुद्ध धर्म जो है उसको अपना लिया था, इसलिए महापरिनिर्वाण दिवस उनको कहा गया है उनके निधन को। और 1919 में मरणोपरांत जो है उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है उसको 10 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है।
और इस बार जो इसका विषय था वो था सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। और उसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय किसान दिवस पे। 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। दोनों डेट्स आप याद रखिएगा। और ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो कि किसानों के बारे में एक मुखर वक्ता थे, तो उनकी जयंती पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है उसकी थीम इस बार थी निष्पक्ष डिजिटल वित्त, ठीक है, फेयर डिजिटल फाइनेंस। सुशासन दिवस, ये तो बहुत कॉमन आपको पता ही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती है 25 दिसंबर, उस अवसर पर इसको डिक्लेयर किया गया था, मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ही मदन मोहन मालवीय का जन्म दिवस है, इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट जो हमने वीडियो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था वीर बाल दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, उनकी शहादत के प्रतीक के रूप में, क्योंकि बचपन में ही उनका जो है कत्लेआम किया गया था, तो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट डेज। फिर हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सप्ताह। तो देखिए 25 दिसंबर को आपको पता है सुशासन दिवस था, तो 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह बनाया गया और प्रशासन गांव की ओर, ये उसका जो है वो बेसिक मोटो था, उसको कंप्लीट किया गया। अब चर्चित पुस्तकें देख लेते हैं। तो जो लोग एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये पूछ लेते हैं एग्जाम्स में उन लोगों के। तो सबसे पहला है फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। तो आरबीआई के जो गवर्नर रहे सी रंगराजन, उन्होंने जो है इसको लिखा है और 19वें ये गवर्नर थे। फिर देखिए नेक्स्ट है द ओपियम टॉफ़ी। तो ओपियम टॉफ़ी लिखी है खुशवंत सिंह ने। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनरेस्ट टाइम्स, ये मिशेल ओबामा ने लिखी है। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, ये लिखा है मानसी गुलाटी ने। ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये लिखा है विक्रम संपत ने। तो ये बुक्स हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मिशेल ओबामा वाली बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक सी रंगराजन वाली को थोड़ा सा आप स्टार लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर देखिए कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जैसा कि पहला है 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। ये 30 नवंबर से 1 दिसंबर को आयोजित किया गया। और इसमें क्या है कि भाई प्रौद्योगिकी से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको आगे लेकर के आए, प्लेटफॉर्म मिला उसको। नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था और विदेश मंत्रालय ने और कार्नेगी इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन प्रतिवर्ष 2016 से किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव 2022। अगर आपको पता हो तो 2023 का जो हमारा साल है इसको मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया है। ठीक है, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, और जो हमारा स्टेपल फूड है राइस और व्हीट, उसको रिप्लेस नहीं कहेंगे, एक तरीके से उसको सप्लीमेंट करने के लिए कहा जा रहा है कि मोटे अनाज का उपयोग किया जाना चाहिए। तो उसको बढ़ावा देने के लिए इस पूरे साल को जो है वो मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और अभी हाल ही में मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव जो है उसको आयोजित किया गया है 5 दिसंबर को नई दिल्ली में। और इसको जो है हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री और जो हमारा एपिडा जो संस्था है उसके द्वारा इसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अंदर जो है बाजरे के निर्यात को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर के बात की गई है। अब देखिए बाजरे के यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं कि हमारा जो देश है भारत दुनिया में बाजरे के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। और यहाँ पर जो शीर्ष बाजरा उत्पादक राज्य हैं वो है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ जो अच्छा बाजरा हम निर्यात कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए निर्यात हम करते हैं यूएई को, और उसके अलावा नेपाल, सऊदी अरब, ओमान, मिस्र, ट्यूनीशिया, यमन, ब्रिटेन, अमेरिका तक जो है हमारा बाजरा जाता है। इसकी कुछ प्रमुख जो किस्में हैं वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है किस्में देकर पूछ ले कि ये वाली वैरायटी किस फूड क्रॉप की है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ज्वार, पर्ल मिलेट, रागी, कंगनी, चीना, कोदो, सावा, सवा, झंगोरा, कुटकी, बकव्हीट, कुट्टू, चौलाई एवं ब्राउन टॉप बाजरा। तो ये सारे जो हैं ये बाजरे की किस्में हैं और ये आपको याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। पिछले साल भी 2021 वाले एग्जाम्स में एक सूजस पत्रिका से क्वेश्चन था, उसमें वैरायटी दे रखी थी और बताना था कि ये वैरायटी किस फूड क्रॉप की है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा G20 को लेकर के। G20 की आपको पता है शेरपा समिट उदयपुर के अंदर हुई है। आपको पता ही है कि G20 2023 की जो समिट है उसकी अध्यक्षता भारत को मिली है। तो अब इसकी जितनी भी जो क्या कहते हैं जितनी भी मीटिंग्स होगी वो सब भारत के अंदर होगी। जैसे कि इसकी गवर्नर्स की मीट भारत में होगी, शेरपा मीटिंग इसकी भारत में होगी, इसकी समिट लेवल की मीट भारत में होगी। तो अभी देखिए सबसे पहले हमने शेरपा मीटिंग देख ली थी, वो उदयपुर में अभी हो चुकी है। और G20 के जो वित्त मंत्री और जो केंद्रीय बैंकों के जो मंत्री हैं उनकी मीटिंग जो है वो बेंगलुरु में हुई है। तो ये आपको याद रखना है, शेरपा मीटिंग उदयपुर में और जो
गवर्नरों की मीटिंग है वो कहाँ पर हुई है, तो वो बेंगलुरु में हुई है। तो ये इतनी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर, इस पूरे के अंदर और कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ पर देखिए ILO जो है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसकी 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक हुई है, और वो कहाँ पर हुई है, तो वो हमारी सिंगापुर के अंदर जो है वो आयोजित की गई है। तो ये हो गया यहाँ पर। फिर देखिए कुछ सम्मेलन है जो अब होने वाले हैं। तो आगामी सम्मेलन है जो 21 से 24 जनवरी, जिसको कि कहते हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये 8वां संस्करण है इसका, और ये भोपाल में आयोजित किया जाएगा। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए भोपाल में जो है इसको आयोजित किया जाएगा। पहला और दूसरा अगर हम देखें तो नई दिल्ली में हुआ था, तीसरा चेन्नई के अंदर, चौथा लखनऊ में, और 7वां देखते हैं लास्ट वाला जो है, 7वां जो है अभी, क्योंकि हमें 8वां पढ़ रहे हैं, 8वां भोपाल में हो रहा है, तो 7वां कहाँ पर हुआ था, ये हमारा हुआ था गोवा के अंदर। ठीक है, तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सके। फिर देखिए राष्ट्रीय युवा उत्सव, आपको पता है कि 12 जनवरी जो स्वामी विवेकानंद की जयंती है उसके ऊपर इसको मनाते हैं, और ये अभी हाल ही में हुबली धारवाड़ जो कर्नाटका में है वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया। अब चलते हैं कुछ मेले और उत्सव प्रदर्शनी देखते हैं, हम भी चलते हैं मेलों के अंदर। दिव्य कला मेला, ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो देखिए सबसे पहली चीज़, ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया, और इसमें हमारे जितने भी दिव्यांग कारीगर हैं उनके जो भी उत्पाद हैं, कौशल प्रदर्शन है, वो सब उनकी जो कलाकृतियाँ हैं उसको यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया गया। तो उनके लिए ये दिव्य कला मेला आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर, और इसका उद्देश्य था दिव्यांगजनों की उद्यमशीलता, शिल्पकारिता और जो उनके उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देना। तो ये इसके लिए जो है आयोजित किया गया था। फिर देखिए हॉर्नबिल महोत्सव, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, UPSC प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन भी था। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया, और अभी 23वां हॉर्नबिल उत्सव जो है वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। हॉर्नबिल एक तरीके से एक बर्ड होती है, और इसके नाम पर ये फेस्टिवल है, और काफ़ी बड़ा इसको त्यौहार मानते हैं। इसको क्या है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पक्षी होता है ये इनके लिए पूजनीय भी होता है, तो इसलिए इसको जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कोहिमा के निकट इनका एक विरासत गांव है किसामा, वहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया था। तो इतना तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हॉर्नबिल उत्सव पूछ सकते हैं कहाँ से संबंधित है, तो नागालैंड से ये संबंधित है। और ये जो हॉर्नबिल बर्ड है ये किस राज्य की स्टेट बर्ड है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में हमको। फिर चलते हैं नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव को। तो ये क्या है, तो ये जो लूसोफोन महोत्सव है इसको गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया गया, और ये फेस्टिवल भारत के को लूसोफोन विश्व से जोड़ने का एक प्रयास था। तो लूसोफोन देश कौन से देश हैं, ये ऐसे देश है जहाँ पर पोर्चुगीज़ जो हैं उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बसाई थी, और पोर्चुगीज़ भाषा जो है यहाँ पर बोली जाती है। तो गोवा के अंदर आपको पता है कि पोर्चुगीज़ का जो है 1961 तक जो है वो, नहीं 1961 तक नहीं थे, तो गोवा के अंदर जो है वो पोर्चुगीज़ जो है वो रहा करते थे। तो यहाँ पर जो है इसीलिए गोवा के अंदर लूसोफोनो महोत्सव जो है उसको सेलिब्रेट किया गया है। हाँ सही, तो वैसे मैंने कहा था, मैं कंफ्यूज हो गई। सबसे पहले आने वाले भी भारत पे पोर्चुगीज़ थे, और सबसे अंत में जाने वाले भी पोर्चुगीज़ थे। तो गोवा के अंदर जो है पोर्चुगीज़ का काफ़ी जो है वो कॉलोनीज़ रही थी, इसलिए वहाँ के बीचेस वगैरह भी जो है काफ़ी आपको क्लीन और एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट दिखेंगे। तो ये है पोर्चुगीज़ के बारे में। तो लूसाफानो जो महोत्सव है ये उन देशों के साथ में मनाया जाता है जो कि जहाँ पर पोर्चुगीज़ की कॉलोनीज़ हुआ करती थी, जहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। अब हम चलेंगे योजनाओं, कार्यक्रम और मिशन के ऊपर। तो देखिए एक योजना है जो कि तमिलनाडु सरकार की है, जिसका नाम है मानम योजना। मानम का फुल फॉर्म है मना नाला नला थरवु मंद्रम योजना। ये जो है वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा शुरू की गई, और जो भी मेडिकल छात्र हैं जो कि आत्महत्या कर लेते हैं कोर्स ज़्यादा देख करके या फिर परेशान होकर के, कुछ भी हो सकता है कि कारण कई कारण होते हैं, तो इसके लिए ये कोर्स ये योजना स्टार्ट की गई है, और इसमें हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी PM विकास योजना। तो ये जो है प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम जो है इसको प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना के रूप में नया नाम दिया गया है। यह केंद्र क्षेत्र की योजना है, और देश भर में जितने भी अल्पसंख्यक कारीगर समुदाय हैं उनके कौशल, उद्यमिता और नेतृत्व प्रशिक्षण की आवश्यकताओं पर ही केंद्रित है। आपको याद होगा कि उस्ताद योजना पहले चला करती थी, हमारी धरोहर योजना, नई रोशनी। तो ये सारी जो योजनाएं हैं इसको सभी को एकीकृत कर दिया गया है इसी के अंदर। तो 5 योजनाएं ऐसी हैं, जैसे सीखो और कमाओ, उस्ताद योजना, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल, इन सभी अलग अलग योजनाओं को इसी PM विकास के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, अब चलेंगे कुछ युद्धाभ्यासों को लेकर के। तो पहला युद्धाभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका की 9 सेनाओं के बीच है, जिसका नाम है अभ्यास संगम। क्या नाम है? अभ्यास संगम। क्या नाम है? अभ्यास संगम। तो याद रखिएगा,
ये नौसेनाओं का है, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में हुआ था और ये 7वां संस्करण था। इसका आयोजन जो है वो गुजरात में किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका नाम है हरिमऊ शक्ति। तो हरिमऊ शक्ति जो ये है ये भारत और मलेशिया के बीच में सैन्य अभ्यास था, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज थी और इसको जो है मलेशिया के क्लांग में पुलाई नाम का जो स्थान है वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। कितने दिवस तक हुआ, क्या क्या पार्टिसिपेट हुआ वो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ नाम ध्यान रखिए और किसके बीच में हुआ इतना आपको पता होना चाहिए। तो संगम एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में, हरिमऊ शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और मलेशिया के बीच में। फिर देखिए भारत और सिंगापुर के बीच में एक और द्विपक्षीय अभ्यास हुआ जिसका नाम है अग्नि योद्धा। तो अग्नि योद्धा किसके बीच में हुआ, भारतीय और सिंगापुर की सेना के बीच में। भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद नाम की एक्सरसाइज हुई है, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। पहले इसका नाम प्रबल दोस्ती हुआ करता था लेकिन अभी इसको जो है अभ्यास काजिंद के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए अभ्यास सूर्य किरण, ये तो इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। भारत और नेपाल के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजित किया जाता है और इस बार इसका आयोजन जो है वो नेपाल के सलझंडी के अंदर किया गया है। फिर देखिए भारत और जापान का पहला वायुसेना अभ्यास है जिसका नाम है वीर गार्जियन 23। नाम क्या है, वीर गार्जियन 23 इसका नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत और जापान के बीच का पहला वायुसेना का अभ्यास है वीर गार्जियन 23। हो सकता है आपसे पूछ ले एग्जाम में इसके बारे में। और तो इसमें क्या है, संयुक्त एक नौसेना अभ्यास भी है हमारा जापान के साथ में जिसका नाम है जिमेक्स। तो ये भी जिमेक्स के नाम से ही आप देख लेंगे, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं कुछ पर्यावरण को लेकर के। तो देखिए 3 हिमालयी औषधि पौधे हैं, नाम बड़े अजीब से हैं इनके। एक तो है मिजोट्रोपिस पेलेटा, फिर है क्या कहते हैं फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा और डेक्टाइलोजिरा हितागेरिया, ऐसा करके इनके नाम है। और इनको जो है IUCN की जो रेड डेटा बुक है, आपको पता है IUCN के कई स्टेटस एग्जाम में पूछते हैं। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ज़रूर पूछेंगे, वो कोई भी जानवर होगा उसके बारे में पूछ लेंगे कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, डेंजर्ड है, वल्नरेबल है, क्या है। तो इस प्रकार की जो लिस्टिंग होती है वो IUCN में होती है और अभी IUCN ने 3 हिमालय जो पौधे हैं, जो फ्लोरा है, उनको चुना है और उनको रेड डेटा बुक में अपने सूचित किया है जिससे कि इनका प्रोटेक्शन जो है वो किया जा सके। तो नाम आपको याद हो तो ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा कौन कौन से जो है वो इसमें है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं विविध के ऊपर और इसके अंदर जो है गॉबलिन मोड जो है उसको, सॉरी एक सेकेंड, एक न्यूज़ रह गई है नीलगिरी ताहर को लेकर के। तमिलनाडु के अंदर जो नीलगिरी है, नीलगिरी ताहर जो है वो एक जानवर है और स्टेट एनिमल भी है तमिलनाडु का। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट जो है वो सरकार लेकर के आई है। आप जैसे पढ़ते हैं प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट पढ़ते हैं, वैसे ही जो नीलगिरी ताहर है ये भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य यही होगा कि जो नीलगिरी ताहर है उसको जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। तो स्थानीय रूप से जो नीलगिरी ताहर है उसको वराई आडू के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु के अंदर। ये एक लुप्तप्राय प्रजाति है और भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसको संरक्षित किया गया है। ये पश्चिमी घाटों में आपको देखने को मिलेगी। फिर देखिए कुछ विविध के अंदर आपको याद है हमने पढ़ा था कि मरियम वेबस्टर जो एक ऑनलाइन मैगजीन है उसने गैस लाइटिंग वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। उसी प्रकार से ऑक्सफोर्ड ने भी अपना एक वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जिसका नाम है गॉबलिन मोड और इसका जो मतलब होता है इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो है गॉबलिन मोड जो है कई सारे वर्ड्स में जैसे मेटावर्स है, हैशटैग आई स्टैंड विद, इन सब के अंदर से इसको सेलेक्ट किया गया है और इसका जो मतलब होता है वो होता है एक प्रकार का व्यवहार जिसमें बिना किसी अफसोस के आत्म अनुग्रहशीलता, आलसी, मेला या लालची रहा जाता है और आमतौर पर एक तरह से सामाजिक मानदंडों की अपेक्षा को यहाँ पर जो है वो अस्वीकार किया जाता है। तो ये इसका मतलब है। तो आप तो नाम याद रखिएगा, गॉबलिन मोड जो है इसको वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड ने घोषित किया है। तो भाई ये हो गई आपकी मैगजीन कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा समझौता 29 दिसंबर को प्रभावित हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमने पढ़ा कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक और सहयोग व्यापार समझौता जो है उसको अभी प्रभाव में जो है लाया गया था। फिर देखिए स्पेस साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन है, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से हवा में दागी जाने वाली किस मिसाइल का परीक्षण जो है हाल ही में किया गया है। तो यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। फिर मांगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश को अभी हैंडओवर किया गया, तो भूटान को इसको हैंडओवर किया गया है। इंडियन ऑयल ने केंद्रीय टीबी प्रभाग के सहयोग से किन राज्यों में संघनीकृत तपेदिक उन्मूलन परियोजना जो है प्रारंभ की है। तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस योजना को प्रारंभ किया गया है। फिर देखिए ऐसे क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में नहीं आते हैं कि दिवंगत हुए व्यक्तियों को सुमिरित कीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये जो है आपके क्या नाम है इनका, डोमिनिक लेपियर है। ये जर्मनी के नहीं, फ्रांस के हैं और ये हमने अभी पढ़ा था दिवंगत जो
क्या कहते हैं राइटर्स या जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में। फिर देखिए भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये आयोजन लखनऊ के अंदर किया गया है। भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास जो है अभी आयोजित किया गया, तो अभी हमने पढ़ा वीर गार्जन 23 इसका आयोजन किया गया है और ये वायुसेना का अभ्यास है, पहला वायुसेनीय अभ्यास है। 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय तटीय उत्सव बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन जो है केरला के अंदर किया गया है। अधिकांश भारतीय भाषाओं का मैप तैयार करने के लिए गूगल और IISc बेंगलोर किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो ये हमने अब तक पढ़ा नहीं इसके बारे में। प्रोजेक्ट वाणी है जिसके ऊपर ये कार्य किया जा रहा है। दृष्टिबाधित या नेत्रहीन जो T20 विश्व कप है उसका खिताब किसने जीता इस बार, तो भारत ने जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा था। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कौन सा समूह जो है उसको लॉन्च किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये हमने आई थिंक जो है पढ़ा है। फिर देखिए जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट जो है किस राज्य का एक विद्रोही समूह है जिसकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ हाल ही में एक समझौता किया है, तो ये आप याद कीजिए। हमने राष्ट्रीय जो परिदृश्य हमने पढ़ा था उसके अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं, तो मणिपुर का है ये जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट। जापान ने 16 दिसंबर को जारी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में सैन्य निर्माण के लिए कितनी राशि की योजना जो है वो पेश की है, तो ये हमारे इसमें नहीं था मैगजीन में। $320 बिलियन जो है वो इन्होंने अलॉट किए हैं। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर P-15 वर्ग के किस दूसरे युद्धपोत को 18 दिसंबर 2022 को कमीशन किया गया है, तो इसका आंसर है डी, यानी कि INS मोरमुगाओ जो है उसको कमीशन किया गया है। विभिन्न भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेताओं का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, और मैंने आपको कहा था कि सारे याद मत करना आप, तो राजस्थानी वाला तो एकदम सम्मिलित है। इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर वो है आपका कोंकणी वाला, ये जो है ये इनका जो है सम्मिलित नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कि सारे के सारे आप याद करें। हाँ, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थानी, ये संस्कृत भाषा, इनको आप याद करते हैं तो ठीक है, समझ में आता है। सारे तो वैसे भी याद नहीं होंगे। फिर देखिए कुछ अपॉइंटमेंट्स है उसके बारे में हमको पढ़ना है, तो ये जो अपॉइंटमेंट्स है उसमें आपको रॉन्ग अपॉइंटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो देखिए KV शाह जी अभी हमने पढ़ा, नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है अपॉइंट हुए हैं। मिनेश सिंह झा ये हमने नहीं पढ़ा था, ये हमारे नहीं है। राजीव लक्ष्मण करदिंकर ये फेडरल बैंक के में जो है इनको अपॉइंटमेंट मिला है, तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है सुषमा शुक्ला जो है उनको अपॉइंटमेंट मिला है। मेघना अहलावत वाला बिल्कुल ठीक है। 12 दिसंबर को मनाया जाने वाला दिवस जिसकी 2022 की थीम थी हम जैसा विश्व बनाना चाहते हैं उसका निर्माण करें, तो ये किसकी थीम थी, तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की थीम, ठीक है। फिर देखिए फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर है हमारा किलियन एम्बापे, ठीक है। तो ये होती है हमारी जनवरी की क्रोनोलॉजी कंप्लीट, और अब हम जो है दिसंबर के कुछ पोर्शंस हमारे रह गए हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।